हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर भाई मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख महाराणा प्रताप की जीवनी से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आपका महाराणा प्रताप के जीवनी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कमांड गेजेट लेवल के एग्जाम हो। तो आज की क्लास में मैं महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं जो कि एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आज का सेशन जो है आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, महाराणा प्रताप जिस तरह से आप जानते हैं मुगल डायनेस्टी में हम देखते हैं ऐसे बहुत शासक थे, यानी क्षत्रिय शासक थे जो कि मुगल डायनेस्टी की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखते हैं मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था बाबर के समय में भी हम ये देखते हैं ऐसे कई राजा थे, विशेषकर राजपूत राजा, जो कि अपने क्षेत्र को लेकर बाबर से युद्ध करते हैं, यानी बाबर की अधीनता जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और यदि मैं राजपूतों की वीरता की कहानी इस सेशन में कहने लगूं तो जाहिर सी बात है मैं अपने मूल उद्देश्य से भटक जाऊंगा। इसीलिए राजपूतों की वीरता की कहानी यदि आप चाहते हैं मैं सेशन पर लेके आऊं तो उसके लिए मुझे अलग से एक सेशन लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आज की सेशन में मैं महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित वो सारे तत्वों को मैं रख रहा हूं। तो देखिए, पहले हम चलते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप नाम में ही लगा है महाराणा, यानी महाराणा एक ऐसे वीर योद्धा का नाम है जिसका नाम सुनकर मुगल शासक जो है थर थर कांपते थे। मुगल शासकों में यह देखा गया, कई शासकों में महाराणा प्रताप के नाम के प्रति इतना खौफ था कि उनके नाम सुनने मात्र से ही डर जाते थे। और कई शासक तो ऐसे भी थे जो महाराणा प्रताप को देखे तक नहीं थे, केवल नाम तक सुने थे। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो महाराणा प्रताप जिनका वास्तविक नाम देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम था कुमार प्रताप सिंह। कुमार प्रताप सिंह, लेकिन अपनी वीरता के कारण कुमार प्रताप सिंह जो है आगे जाकर बन जाते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है। और महाराणा प्रताप का जीवन जो है बड़ा सामान्य परिस्थितियों में से गुजरा है। यानी मेवाड़ में देखा जाए एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था भील जनजाति। इनके साथ इनका जीवन बीता है। यानी भील जनजाति जो थी एक प्रकार का आदिवासी थी, आदिवासी जनजाति था ये। तो इनके साथ इनका जीवन बीता था। तो भील जनजाति जो के लोग जो थे महाराणा प्रताप को बहुत प्रेम करते थे और प्रेम से महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारते थे, कीका। और आदिवासी भाषा में कीका शब्द का अर्थ होता है बेटा। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है आपका, तो इनका जन्म जो है आपका 9 में आपका 1540 में होता है। ठीक है, कहां होता है ये? तो कुमलगढ़ एक किला था, उस किला में इनका जन्म होता है।
कुमारगढ़ किला में। ठीक है। इनका दादाजी जो थे, दादाजी का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा, आप राणा सांगा का नाम सुने होंगे। जब मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे तो आपको राणा सांगा मिल जाएंगे वहां पर। राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े पुत्र, जिनका नाम था भोजराज। ठीक है, भोजराज। भोजराज, राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र जो भोजराज थे, इन्हीं से मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है। और राणा सांगा का दूसरा पुत्र थे आपका उदय सिंह। ये उदय सिंह जो थे, ये कौन थे आपका? ये थे आपका महाराणा प्रताप का पिताजी। ठीक है। उदय सिंह का आपका टोटल वाइफ देखा जाए, इनका टोटल वाइफ था आपका 20। ठीक है। वहीं महाराणा प्रताप का देखा जाए, महाराणा प्रताप का, चलिए, महाराणा प्रताप का माँ का नाम, जो माँ थी इनका माँ थी आपका जयवंता बाई। ये जयवंता बाई जो थी, ये कृष्ण भक्त थी और साथ में एक अच्छा घोड़सवार भी थी। ऐसा माना जाता है कि बाल्य अवस्था में महाराणा प्रताप ने अपनी माता यानी जयवंता बाई से ही घोड़सवारी सीखे थे। और इनका प्रारंभिक गुरु देखा जाए महाराणा प्रताप का, तो वो इनकी और कोई नहीं बल्कि इनकी अपनी माता थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उदय सिंह जो थे, जो कि पिता थे आपका महाराणा प्रताप का, उदय सिंह का 20 वाइफ थी, लेकिन सबसे पसंदीदा इनका वाइफ जो था वो कौन था आपका? जयवंता बाई। लेकिन ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि एक समय जीवन में ऐसा भी आता है कि आपका उदय सिंह और जयवंता बाई में कुछ मतभेद हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और जयवंता बाई जो है अपने पुत्र यानी महाराणा प्रताप को अपने संग लेकर चल जाती है। ठीक है, चित्तौड़। तो महाराणा प्रताप को भी देखा गया कि महाराणा प्रताप जो थे, इनका टोटल वाइफ देखा गया महाराणा प्रताप का, तो इनका टोटल वाइफ थी 17 और पुत्र भी था इनका 17 और बेटी देखा गया तो इनका बेटी था 5। इस हिसाब से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जो फैमिली जो था, अत्यधिक लंबी चौड़ी फैमिली था। ठीक है। और इनका जो कुल देवता देखा गया तो इनका कुल देवता थे भोलेनाथ। ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं महाराणा प्रताप का जो सबसे बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र, उनका नाम था अमर सिंह। सबसे बड़ा पुत्र था। देखिए, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा भी था। इनका जो घोड़ा था, घोड़ा का नाम था चेतक। और हाथी जो था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है।
ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप जब चेतक पर सवार होते थे तो उसके सिर में एक हाथी का सूंड टाइप का बना हुआ लगा देते थे, यानी जब युद्ध में जाते थे तो। क्योंकि हाथी जो था ये देखकर संदेह में पड़ जाता था कि ये घोड़ा है या हाथी है। ठीक है, महाराणा प्रताप ऐसे देखा जाए तो महाराणा प्रताप का युद्ध नीति जो था वो अत्यंत सुदृढ़ इनका युद्ध नीति था। यानी आज भी उनके युद्ध नीतियों का हमारी भारतीय सेना जो है उसका उपयोग करती है। उनका सबसे प्रसिद्ध, महाराणा प्रताप का सबसे पसंदीदा युद्ध नीति कहेंगे तो वो था गोरिल्ला युद्ध नीति। आज भी भारतीय सेना जो है इस गोरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करती है। तो देखते हैं कि इनका हाथी का नाम था आपका राम प्रसाद और घोड़ा का नाम था चेतक। देखिए ये टॉपिक्स जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एग्जाम में इन छोटे छोटे चीजों को भी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था। अब दूसरी तरफ देखते हैं, महाराणा प्रताप जो थे एक वीर योद्धा थे। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप इनकी जो भुजा जो थी, इनकी भुजाओं की पावर को देखकर यानी शक्ति को देखकर बड़े से बड़े शत्रु भी थर थर कांपने लगता था। ठीक है, इनका हाइट देखा गया महाराणा प्रताप का आपका, तो इनका हाइट था 7 फीट 2 इंच इनका हाइट था। ठीक है, और उनका वेट देखा गया आपका, तो इनका वेट था आपका 110 केजी का। 50 केजी तो हम लोग होते होंगे। ठीक है, मैं तो विशेष का 50 केजी हूँ। ठीक है, और इनका कवच देखा गया तो इनका कवच था आपका 72 केजी का, और इनके पास एक भाला हुआ करता था। भाला जो था वो आपका 80 केजी का भाला था, और 104 केजी का इनके पास तलवार हुआ करता था। वो भी तलवार हमेशा 2 रखा करते थे कमर में। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार इसलिए रखते थे कि जब उन्हें ऐसी परिस्थिति आ पड़े युद्ध के दौरान, जबकि उनके शत्रु के पास हथियार ना हो, तो उसमें से एक हथियार यानी एक तलवार शत्रु को देते थे और उससे युद्ध करते थे। यानी निहत्थे पर वह कभी भी वार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप देखिए अपने वीरता के लिए, अपने चरित्र के लिए, अपने युद्ध नीतियों के लिए जाने जाते हैं। एक कुशल शासक भी थे, आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे वो एक क्षेत्रीय प्रांत का शासक थे, यानी मेवाड़ का शासक। और मुगलों को यह कतई स्वीकार नहीं था कि किसी क्षेत्रीय प्रांत का शासक जो है एक ऐसा शासक हो जो उसकी अधीनता को स्वीकार ना करे। और वहीं राजपूत जो शासक हुआ करते थे वो किसी भी कीमत पर मुगलों का अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि आप देखते हैं कि बाबर के साथ भी कई राजपूत शासक जो है युद्ध करते हैं। यानी यह देखा गया मुगलों की साम्राज्य की विस्तार करने में यदि कोई बाधा बनता था तो वो कौन बनता था? राजपूत बनते थे, यानी उनकी वीरता। और राजपूत की वीरता जो थी आपका मुगलों की आंखों में चुभती थी। यही कारण है कि आप देखते हैं कि बाबर भी कई लड़ाई लड़ता है राजपूतों के साथ, जिसमें से हम देखते हैं पहला खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो कि आपका 1527 ईस्वी में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में।
बाद खानवा का युद्ध होता है। जो कि आपका 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय खंगार के बीच में। ठीक है, तो हम यह देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं राणा सांगा, ये भी कौन थे? आपका मेवाड़ का ही शासक थे, जो कि ये भी किसी भी कीमत पर बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये मेदिनी राय खंगार जो थे, ये आपका मध्य प्रदेश का राजपूत थे। ये भी क्या करते हैं, आपका बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाबर इन दोनों से, यानी इसे आप बाबर देख समझ के मत चलिए, इसे ये समझिए कि मुगल जो है किसी भी कीमत पर आपका राजपूतों को अपने अधीन में लेना चाहते थे, लेकिन राजपूत आपका मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि बाबर के पश्चात इसी का पुत्र आता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं भी पूरा भारत का शासक बनना चाहता है, लेकिन इसके रास्ते में बाधा बनता है कौन? आपका एक अफगानी शासक था जिसका नाम था शेरशाह। शेरशाह इस हुमायूं का रास्ते में बाधक बनता है। यानी हुमायूं मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है पूरे भारत पर, और शेरशाह जो था, जो कि अफगानी था, यहाँ एक क्षेत्र का, विशेषकर हम देखते हैं बिहार का सासाराम, जो कि आरा जिला के अंतर्गत एक प्रांत आता है। ठीक है, आप लोग में से समझो बहुत लोग होंगे सासाराम का। ठीक है, शेरशाह यहाँ का शासक होता है। अब हुमायूं जो है शेरशाह के साथ दो युद्ध लड़ता है। ठीक है, एक आपका चौसा का युद्ध और दूसरा युद्ध लड़ता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है आपका 1540 में होता है, और जबकि चौसा का युद्ध जो है 1539 में होता है। ये दोनों युद्ध में आपका हुमायूं परास्त रहता है। देखिए, मैं बता रहा हूं, महाराणा प्रताप के जीवनी के साथ साथ ये बताना आपके लिए आवश्यक इसलिए बन जाता है ताकि आप देखेंगे कि किस तरह से मुगल साम्राज्य में कई शासक जो थे मुगल साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार करना चाहते हैं, यानी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य की वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कहीं राजपूत आते हैं तो कहीं अफगानी आ जाते हैं। ठीक है, उसी में से हम देखेंगे कि आपका महाराणा प्रताप का एक समय ऐसा भी आता है जो कि अकबर से भिड़ते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आपका जब बाबर का डेथ हो जाता है। ठीक है, बाबर का डेथ होने के पश्चात जो कि आपका हुमायूं शासक बनता है, तो शासक बनने के पश्चात इसे कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि बाबर का जो डेथ होता है आपका, इसका डेथ होता है आपका बाबर का आपका 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर का डेथ होता है। हुमायूं आता है। हुमायूं आने के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है। उसमें शेरशाह बाधक बनते हैं। अब हुमायूं का पुत्र जो है यह है अकबर। ठीक है, अकबर भी सेम, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन इसके साम्राज्य के विस्तार करने में कोई बाधा बनता है, तो वो थे आपका महाराणा प्रताप। देखिए, अकबर बहुत कूटनीति एक शासक था, यानी धूर्त शासक था। अकबर को यह पता था कि उसके दादा परदादा जी जब साम्राज्य के विस्तार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उनके रास्ते में कोई बाधा था, तो वो थे राजपूत। तो अकबर एक बड़ा सोची समझी
तरकीब अपनाता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, यानी अपने साम्राज्य का स्थापना करने में। पहला तरकीब यह था कि जब वो देखता था कोई राजपूत उससे ज्यादा शक्तिशाली है तो उनके साथ समझौता कर लेता था। ठीक है, किसी भी कीमत पर हो समझौता कर लेता था। और यदि कोई राजपूत कमजोर है छोटे छोटे प्रांत का, तो उस प्रांत को जीत लेता था। जीतने के पश्चात उस प्रांत को पुनः उन्हीं को दे देता था और कहता था कि आप मुगल शासन के अधीन आप रहेंगे। और यह भी देखा गया कि उनकी बेटियों से शादी कर लेता था। जब उनकी बेटी से शादी कर लेता था तो जाहिर सी बात है राजपूत और मुगलों के बीच में राजपूत और अकबर के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, यानी संबंध बन जाता है, रिश्तेदारी में बदल जाता है। तो कई राजपूत कन्याओं से इसका आगे जाकर विवाह भी होता है, जो कि यही कारण है कि कुछ राजपूत जो थे आपका अकबर के खिलाफ भी थे, तो कुछ राजपूत जो थे अकबर का फेवर में भी थे। और ऐसा नहीं कि अकबर बड़े दिल वाला था, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे हम बताएंगे अकबर का जो इतिहास है उस पर भी काली लगी है, आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम चाहूंगा कि इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताया कि हुमायूं भी बाबर की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में बाधा कौन बनता है। देखिए, तो हुमायूं जो था वो 3 सेक्टर से घिरा रहता है, 2 सेक्टर से घिरा रहता है। ये था आपका हुमायूं। ठीक है, अब पूर्व दिशा में था आपका शेरशाह और पश्चिम में देखा गया तो ये था आपका बहादुर शाह। अब हुमायूं जो है दिल्ली पर शासन कर रहा है, लेकिन इसकी इच्छा है कि वो पूर्ण रूप से भारत का बागडोर अपने हाथों में ले। लेकिन यदि भारत का बागडोर यानी भारत का साम्राज्य शासक बनना चाहता है, भारत का यानी हुमायूं जो है भारत का शासक बनना चाहता है, तो उसे गुजरात का शासक बनना पड़ेगा। लेकिन गुजरात पर किसका शासन चल रहा है? आपका बहादुर शाह। यह अत्यधिक क्रूर शासक था। बहादुर शाह जो था अत्यधिक क्रूर शासक था। इससे पहले गुजरात का शासक कौन थे आपका? जो कि राणा सांगा थे। राणा सांगा का देहांत हो जाता है। राणा सांगा के देहांत के पश्चात बहादुर शाह जो है अत्यधिक क्रूर नीति का उपयोग करता है। इसकी क्रूर नीतियों को देखकर वहां की जनता बौखला जाती है और कुछ उपाय भी नहीं होता है। तो राणा सांगा का जो पत्नी जो थी, जिनका नाम था कर्णावती, कर्णावती क्या करती है? आपका हुमायूं को एक संदेश भेजती है, राखी भेजकर, यानी मदद का गुहार लगाती है। और हुमायूं जो है आपका सेना लेकर चलता है गुजरात की तरफ, लेकिन आते आते देर हो जाता है। और कर्णावती जो है ये क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। जौहर कहने का मतलब ये होता है कि तब के समय में जो रानियां जो होती थी, मुगल साम्राज्य से अपने इज्जत को बचाने के लिए सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी। यानी स्वेच्छा से, यह देखा गया कि स्वेच्छा से चिता सजाती थी और आत्मदाह कर लेती थी। तो रानी कर्णावती जो है वो भी जौहर कर लेती है। जब रानी कर्णावती जौहर कर लेती है, इसके पश्चात हुमायूं पहुंचता है आपका बहादुर शाह के पास और वह बहादुर शाह को परास्त करके गुजरात प्रांत को अपने अधीन में ले लेता है। अब हम ये देखेंगे कि
हुमायूं जो है आपका, जैसे कि हम बताएं आपको, हुमायूं जो है दूसरी बार भी शासक बनता है। जिस तरह से मैं आपको बताया कि 1539 से लेकर 1540 में 2 युद्ध लड़ता है, जिसमें से आपका कनौज का युद्ध और चौसा का युद्ध था। इसके पश्चात जब वह शेर शाह से परास्त हो जाता है तो 15 साल वो फकीर का जीवन व्यतीत करता है। फकीर का जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह पुनः 1555 से लेकर 1556 ईस्वी में पुनः शासक बनता है, ठीक है, भारत का। और 1556 में जब हुमायूं का देहांत हो जाता है तो आपका 1556 ईस्वी में अकबर आपका राजा बनता है। अब जब अकबर राजा बनता है तो इसके रास्ता में रोड़ा कौन बनता है? आपका महाराणा प्रताप। यानी महाराणा प्रताप इसके अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। इसी बीच में आपका जो महाराणा प्रताप का पिताजी थे यानी उदय सिंह का भी देहांत हो जाता है। ठीक है। उदय सिंह का देहांत देखा गया आपका 28 फरवरी आपका उदय सिंह का 1572 ईस्वी में देहांत होता है उदय सिंह का। अब उदय सिंह का देहांत हो जाता है तो आपका 1572 ईस्वी में आपका उदय सिंह का सबसे जो बड़ा पुत्र थे, ठीक है, बड़ा पुत्र का नाम था आपका जगमाल। देखिए यहाँ एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब पिता का देहांत हो जाता है तो उसका मुखाग्नि जो है, जिस तरह से अभी हम लोग जानते हैं कि पिता का देहांत हो जाता है तो मुखाग्नि जो है बड़ा पुत्र करता है, लेकिन तब के समय में यह नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था वो आपका मुखाग्नि नहीं कर देता था। यानी मुखाग्नि नहीं देता था मतलब पिता का देहांत हो गया आपका उदय सिंह का, और जगमाल जो है या जगमाल को राजा बनाने की जो नीतियां जो थी वो चल रही थी। और आपका महाराणा प्रताप जो है आपका महाराणा प्रताप शमशान में गए थे। शमशान में जाते हैं ये महाराणा प्रताप। वहां पर जो कुछ राजपूत जो थे ये आपका जगमाल का विरोध हो जाते हैं। ठीक है। जगमाल का विरोध हो जाता है, यानी वो नहीं चाहते हैं कि मेवाड़ का जो शासक जो हो वह जगमाल हो, बल्कि मेवाड़ का शासक कौन बने? महाराणा प्रताप। और ऐसा माना जाता है कि शमशान में ही महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, राजा बना दिया जाता है। हालांकि बाद में आकर उन्हें फिर ठीक ठाक से विधिवत तरीके से बनाया जाता है। यानी कहा जाए कि महाराणा प्रताप राजा कहाँ बने तो आपका गोगुंदा में, ठीक है, जो कि वहां पर क्या था? शमशान था। ठीक है। अब ये जो अकबर जो है आपका अकबर आपका चित्तौड़ का ऊपर आक्रमण किया था। किसके समय में? उदय सिंह के समय में, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। ठीक है। उदय सिंह के समय जब कुछ नहीं कर पाया तब ये महाराणा प्रताप जब 1572 ईस्वी में राजा बनते हैं तो उस समय में यह देखा गया अकबर चाहता है कि मेवाड़ का जो प्रांत है
वो भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसके लिए वो कई दूतों को भेजता है। तो उन दूतों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, वह 4 दूत को भेजता है। ये सारे दूत थे जो कि समझौता कराने चाहते थे, किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। लेकिन महाराणा प्रताप उसकी किसी भी झांसे में आने वाले नहीं थे। पहला था आपका, जिसका नाम था जलाल खान कोर्ची। जलाल खान जो कोर्ची है आपका 1572 ईस्वी में यह मेवाड़ आता है और महाराणा प्रताप से समझौता करना चाहता है, लेकिन महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा आता है आपका मानसिंह। ऐसा मानता है कि मानसिंह जो थे ये आपका कौन थे? आपका ये महाराणा प्रताप का भाई थे। ठीक है, ये आता है आपका जून महीना में, आपका 1573 ईस्वी में। अच्छा, मानसिंह से एक कहानी भी है। ठीक है, मानसिंह तो आपका ये भी राजपूत थे। मानसिंह ये राजपूत थे। मानसिंह एक छोटे से प्रांत का शासक हुआ करते थे। जिस तरह से मैं आपको बताया कि अकबर क्या करता था, राजपूतों को अपने फेवर में लेने के लिए उनके प्रांतों को जीतता था, पुनः उन्हें लौटा देता था। अब ये घटना होता है कि जब मानसिंह जो है, मानसिंह को भेजा जाता है कि आप महाराणा प्रताप को समझाइए, ठीक है, ताकि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन जब तब के समय में एक सिस्टम ये भी था कि राजा राजा से बात करता था, राजकुमार राजकुमार से बात करता था। तो मानसिंह जो था ये तो छोटे प्रांत का एक राजा हुआ करता था, जो कि आपका अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं ये। ठीक है, वही महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करता है आपका 1562 ईस्वी में अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो जाहिर सी बात है अकबर के साथ ही ये रहेगा। तो मानसिंह जब आता है मेवाड़ में, यानी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए, तो महाराणा प्रताप उससे नहीं मिलते हैं। तो मानसिंह से कौन मिलता है आपका? मानसिंह से मिलता है आपका अमर सिंह। ठीक है, मानसिंह से मुलाकात कौन करता है? आपका अमर सिंह। अमर सिंह कौन है आपका? यह है आपका बेटा, किसका? महाराणा प्रताप का, महाराणा जी का बड़ा पुत्र। ठीक है, यह महाराणा प्रताप का बड़ा पुत्र है। मानसिंह के साथ इसकी कुछ घटनाएं हो जाती है। क्या घटना था? जब मानसिंह बैठता है भोज पर खाने उने के पश्चात, वो पूछ देता है कि महाराज नहीं है। तो अमर सिंह कहता है कि महाराज का थोड़ा तबीयत खराब है, वो नहीं मिल सकते हैं। मानसिंह को बुरा लगता है कि मैं तो एक राजा हूं और राजा को राजा से मिलना चाहिए, यहाँ राजकुमार हमसे मिल रहा है। जैसे कि तब के समय में एक नियम था कि राजा को राजा मिलते थे, राजकुमार से राजकुमार मिलते थे। ठीक है, तो जब आपका मानसिंह जब मेवाड़ में आता है तो उसका आदर संस्कार जो है कौन करता है? आपका उदय सिंह करते हैं। लेकिन मानसिंह को यह खटकने लगता है कि मैं एक राजा हूं और मुझसे मिलने के लिए महाराणा प्रताप नहीं आए, यानी यह अकबर का दूत बन के आता है महाराणा प्रताप को उसकी अधीनता स्वीकार कराने के लिए, समझाने के लिए आता है। ठीक है, तो
यहाँ पर यह देखा गया कि आपका अमर सिंह जो है, जो कि महाराणा प्रताप का जो बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र यह कहता है कि पिताजी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पिताजी का तबीयत खराब है। और तब ये थोड़ा गुस्सा करते हैं मान सिंह। मान सिंह गुस्सा कर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो अगले समय हमारा महाराणा प्रताप से मुलाकात होगा रणभूमि में। इतना करके जाने वाला ही होता है कि जब कुछ कदम आगे मान सिंह बढ़ता है तो पीछे से अमर सिंह कहते हैं ठीक है अगले मुलाकात जो है आपका रणभूमि में ही होगा, लेकिन अकेले मत आइएगा, साथ में अपने फूफा को भी लेकर आइएगा। यह सुनकर ये और भी गुस्सा करने लगते हैं। कारण यह था कि ये अपनी बहन को, ठीक है, बहन को आपका अकबर से शादी करा देते हैं, ठीक है। इसलिए मान सिंह और अकबर के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। और तब के समय में यह देखा गया कि कुछ राजपूत जो थे अपने बेटियों को मुगलों से शादी कराते हैं, विशेषकर आपका अकबर से, ठीक है। ये दूसरा रहा आपका। तो तीसरा देखा गया आपका, तीसरा थे आपका भगवत दास, ठीक है, भगवत दास। ये भगवत दास जो है ये कौन थे आपका? ये थे आपका मान सिंह का पिताजी, मान सिंह का पिताजी, ठीक है। ये कब आते हैं आपका? तो ये सितंबर महीना में आपका 1573 ईस्वी में आते हैं। देख रहे हैं आप 1573 आपका जून महीना, 1573 आपका सितंबर महीना, ठीक है। और ये 1572 यानी 3 बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ है कि वो अकबर जो है अपना लक्ष्य में सफल हो जाए, ठीक है। अभी तक अकबर जो है अपना लक्ष्य में सफल नहीं हुआ है। और चौथा एक दूत भेजता है, जिस दूत का नाम था आपका टोडरमल। टोडरमल टोडरमल जो था यह आपका अकबर का वित्त मंत्री था, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। टोडरमल जो है एक अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार भी था। वहां आपका आकर महाराणा प्रताप को काफी लालच देता है कि देखिए उसके पास काफी ज्यादा धन संपत्ति दौलत है, आप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन टोडरमल के कहने पर भी आपका महाराणा प्रताप जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। तो ये कब आता है आपका? तो ये आता है आपका दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं, आप सन को ध्यान में रखिए और साथ में महीना को ध्यान रखिए। जून महीना, इसके बाद सितंबर महीना, इसके बाद दिसंबर महीना, देख रहे हैं। तो ये इतना प्रयास कर चुका रहता है आपका अकबर, यानी महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं होते, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो अकबर जो है आपका कब तक प्रयास कर चुका आपका महाराणा प्रताप को मनाने के लिए? तो 1573 ईस्वी में, यानी 1573 ईस्वी तक वो ये प्रयास कर चुका, लेकिन महाराणा प्रताप जो है मानने का तैयार नहीं थे। अब आता है आपका 18 जून आपका 1576 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि जहां युद्ध लड़ा गया था वहां का मिट्टी जो था हल्दी का रंग का था, इसीलिए उस स्थान को हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया, ठीक है, यानी जिस प्रांत में लड़ा गया था। तो ये किसके, कौन सा जिला के अंतर्गत आता था? कभी आप घूमना चाहें तो आप जा सकते हैं वहां पर। देखिए, यह था आपका राज समुद्र,
जिला के अंतर्गत आता है या प्रांत। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध होता है, कौन कौन अकबर के साथ लड़ता है और कौन कौन महाराणा प्रताप के साथ लड़ता है। ऐसा नहीं कि महाराणा प्रताप के संग कोई मुस्लिम शासक नहीं थे, और ऐसा नहीं कि अकबर के साथ जितने भी लड़े थे वो सब मुस्लिम थे और महाराणा प्रताप के साथ सब हिंदू थे। ऐसा नहीं, दोनों पक्ष देखा गया, अकबर का पक्ष देखा गया और आपका महाराणा प्रताप का पक्ष देखा गया। तो दोनों में दोनों धर्म के लोग थे। अकबर के तरफ से भी आपका हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहे थे, और आपका महाराणा प्रताप के तरफ से भी देखा गया हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहे थे। तो चलिए हम थोड़ा इसके पर बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नजर रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं आपका महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ एक शक्ति सिंह थे। ये जो शक्ति सिंह जो थे, तो शक्ति सिंह प्रारंभ में आपका अकबर का फेवर में थे, अकबर का पक्ष में थे, लेकिन बाद में ये अकबर का पक्ष में नहीं रहते हैं और ये किसके पक्ष में हो जाते हैं, आपका महाराणा के पक्ष में। और महाराणा के पक्ष में रहकर कई मुगल शासकों का अंत भी करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम ये देखते हैं शक्ति सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के संग लड़ते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं आपका ग्वालियर का शासक, ठीक है, ग्वालियर का शासक जिनका नाम था आपका राजा राम सिंह। राजा राम सिंह जो थे आपका, सॉरी अकबर लिख दिया मैंने, राणा प्रताप के बहन का कौन थे, ससुर थे ये, जो कि अपना 3 पुत्र और एक नाती के साथ युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा शासक हम देखें, ग्वालियर का शासक थे। ठीक है, तीसरा देखते हैं आपका हकीम खान थे। हकीम खान जो कि अकबर का दुश्मन थे। ठीक है, हकीम खान सूरी थे, पूरा नाम इनका हकीम खान सूरी था, जो कि ये भी राणा के साथ लड़ते हैं। और चौथा देखा गया कि एक बार महाराणा प्रताप अब जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे, इधर जो कि महाराणा प्रताप का क्या था, ससुराल था। तो ससुराल जाते समय में इनका एक रास्ते में एक चुलिया प्रांत मिलता था। चुलिया प्रांत में एक सेठ मिलते हैं। ठीक है, जिस सेठ का नाम था आपका सामसा थे। तो ये क्या करते हैं, आपका 20 लाख, 1-2 लाख नहीं, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देते हैं। किसे, आपका महाराणा प्रताप को। और ऐसा मानता है कि 20 लाख जो स्वर्ण मुद्रा जो था, उससे 1 साल तक सैनिक को बैठाकर खिलाया जा सकता था। ठीक है, सैनिक का खर्च था। और इनका एक भाई भी था सामसा का, जिनका नाम था आपका ताराचंद। ये भी क्या करते हैं, अपना धन दौलत दे देते हैं महाराणा प्रताप को, कहते हैं कि तुम इस पैसे का अपने सैनिक को सशक्त बनाने में उपयोग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इधर देखा गया आपका अकबर के साथ है। तो अकबर के साथ कौन था आपका, पहला तो देखा गया मान सिंह। मान सिंह
जो कि अमर सिंह द्वारा अपॉइंट किया गया था, ये कड़वा घूंट पी रहा था और यह चाहता था कि अकबर को किसी भी कीमत पर परास्त कर दिया जाए, चाहे काम दाम दंड जो भी हो। तो यह भी देखा गया कि हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है, आपका महाराणा प्रताप है, हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं, लेकिन उनकी नजर जो है वो किसके ऊपर आता है? मान सिंह के ऊपर में। और मान सिंह जो है मुगल सेना के बीचों बीच में था और महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर मान सिंह के नजदीक पहुंचते हैं। और मान सिंह भी देखिए एक राजपूत था, तो मान सिंह भी चतुर था। ठीक है, मान सिंह चतुर इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसका भी युद्ध नीति कुछ अच्छा ही कहा जा सकता है। क्यों अच्छा कहा जा सकता है? कि देखिए ये क्या करता है आपका मान सिंह, कि इसके पास जो लड़ाकू हाथी था, उस हाथी के जो दांत था, उस दांत पर धार युक्त 2 तलवार बांध देता है। यानी हाथी जब इस तरह से करती थी तो कई सैनिकों का गर्दन काट जाता था। ठीक है, तो यह अपने हाथी के दोनों दांतों पर तलवार बांध देता है। इससे से महाराणा प्रताप को नुकसान भी होता है। क्या होता है महाराणा का नुकसान? क्या नुकसान होता है? देखिए, महाराणा प्रताप जो कि अपना घोड़ा लिए थे, इनका घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक का सिर पर एक आर्टिफिशियल एक हाथी का सूंड की तरह लगा दिया जाता है, ताकि हाथी डाउट में पड़ जाए ये घोड़ा है या हाथी है। और महाराणा प्रताप सीधा अपना चेतक को लेकर पहुंचते हैं कहा? मान सिंह के संग। और मान सिंह को, जो कि एक महाराणा प्रताप के हाथ में एक जबरदस्त भाला था, उस भाला से मारते हैं, लेकिन मान सिंह क्या होता है? छुप जाता है, यानी झुक जाता है और मान सिंह बच जाता है। लेकिन मान सिंह का महावत जो था, महावत वो मर जाता है, जो कि हाथी को ड्राइवर कह सकते हैं। ठीक है, हाथी को चालक कह सकते हैं, या हाथी का चालक था। महावत उसी कहते हैं जो हाथी को चलाता है। ठीक है, लेकिन इसे नुकसान यह होता है कि आपका चेतक जो है, चेतक का पांव कट जाता है, पांव कट जाता है, यानी तलवार चेतक के पांव में लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका यहां देखा गया कि चेतक जो है महाराणा प्रताप को रणभूमि से अलग लेकर निकलता है। लेकिन महाराणा प्रताप तब भी जाने वाले नहीं थे, लेकिन वहीं पर महाराणा प्रताप का सैनिक में एक भील था। ठीक है, जो कि आदिवासी कह सकते हैं। वह महाराणा प्रताप को काफी समझाता है कि देखिए महाराणा जी, यदि आप नहीं जाएंगे तो चेतक को अभी इलाज की आवश्यकता है, आपको चेतक के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर निकलते हैं। और ऐसा माना है कि महाराणा प्रताप जब चेतक पर सवार होकर निकलते हैं तो रास्ते में ही एक 26 फीट का गड्ढा आता है। ठीक है, इस गड्ढा को चेतक जो है एक जंप में पार करता है, लेकिन जहां वो गिरता है बेचारा वहीं उस चेतक का आखिरी सांस लेता है। ठीक है, यानी चेतक का देहांत हो जाता है। और यह देखा गया आपका मुगल शासक के समय में कि अकबर की तरफ से, यानी मुगल शासक के तरफ से आपका 85,000 सैनिक शामिल थे इस युद्ध में, और लगभग आपका 7,800 सैनिक घायल होते हैं। ठीक है, वहीं महाराणा प्रताप के पास देखा गया कि महाराणा प्रताप के पास सैनिक तो ज्यादा था नहीं, तो इनके पास 20,000 होता है सैनिक। इनके पास टोटल 20,000 ही सैनिक था, जिसमें से 16,000 सैनिक परम गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी युद्ध में शहीद होते हैं 1600। और यही मुगलों का देखा गया तो आपका 7,800 सैनिक जो है क्या होता है, उनका देहांत होता है, यानी शहीद होते हैं। किसके तरफ से? आपका अकबर की तरफ से। ठीक है, इसके पश्चात देखा गया आपका एक और युद्ध होता है आपका
जिस युद्ध को हम लोग कहते हैं आपका कुमलगढ़ का युद्ध। साथ में ये भी चलते हैं हम लोग कुमलगढ़ का युद्ध। तो यह युद्ध कौन करता है आपका? यह युद्ध करता है शाहबाज खान। शाहबाज खान जो है यह आपका युद्ध करते समय में यह देखा गया काफी बहादुरी के साथ आपका कुमलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है और कुमलगढ़ पर अपना अधिकार जमा लेता है। पहला आक्रमण करता है आपका 1577 ईस्वी में, दूसरा आपका 1578 ईस्वी में और तीसरा देखा गया 1579 ईस्वी में। तो ये 3 बार आक्रमण करता है। यानी महाराणा प्रताप को डाउन करने के लिए पहले तो अकबर नहीं आता है, पहले इसका चेला चुमंडो आते हैं, ठीक है, जो कि शाहबाज खान था। इसके पश्चात हम देखते हैं, ये तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखते हैं आपका अब्दुल रहीम खान। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये थोड़ा धार्मिक स्वभाव के इंसान थे, ठीक है, धार्मिक इंसान थे। ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, लेकिन अकबर का ऑर्डर है, मानना ही पड़ता है। यानी अकबर के अधीन जो जो लोग रहते थे उसे युद्ध में जाना था। यानी बीरबल जैसा इंसान को भी एक बार देखा गया कि अकबर जो है युद्ध में भेज देता। हालांकि बीरबल तो ज्ञानी था, वो तलवार चलाना या घुड़सवारी इसका उतना निपुण नहीं था, लेकिन फिर भी उसे युद्ध में जाना पड़ता है। और ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है जो एक धार्मिक स्वभाव का है, तो इसे भी युद्ध में जाना पड़ता है। तो लेकिन ये मन में ठान लेता कि मैं क्यों जाऊं, चलिए एक काम करते हैं, जाते हैं, लेकिन हम लोग महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करेंगे, किसी एक प्रांत में ठहर जाएंगे, वहां पर शिकार उकार करेंगे और लौट के आ जाएंगे और कह देंगे कि आपका अकबर से कि हमें महाराणा प्रताप नहीं मिला, ठीक है। तो एक जगह रुका रहता है, वहां से क्या करता है, वहां से सारा सैनिक को लेकर भी जाता है अपने साथ और साथ साथ में अपने रानियों को भी लेकर जाता है, ठीक है। तो यह देखा गया कि युद्ध करने चला जाता है दिन में और रात को फिर आ जाता है, फिर वहां पर विश्राम करता है, फिर अगले दिन जाता है। इस तरह से मैंने अकबर को यह धोखा देता है अब्दुल रहीम खान खाना जो है। यानी ये बताते हैं कि देखिए मैं युद्ध करने जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो युद्ध नहीं करते हैं आपका महाराणा प्रताप से। तो एक बार जब वो जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, तो उसी समय में अमर सिंह आता है। अमर सिंह शिविर में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर देखता है कि वहां पर सैनिक कोई भी नहीं है, सिर्फ महारानी है, और सारा महारानी को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करके वो महाराणा प्रताप के सम्मुख लेकर आते हैं आपका अमर सिंह, और महाराणा प्रताप पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोलते हैं कि देखिए हमें तो वहां पर कोई पुरुष नहीं मिला, मैं वहां पर गया तो मैं देखता हूं कि सारा महारानी है, मैं महारानी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। महाराणा प्रताप ऐसा मानता है कि महाराणा प्रताप काफी क्रोधित हो जाते हैं और आपका अमर सिंह के ऊपर में 1-2 थप्पड़ भी लगा देते हैं अमर सिंह को, जो कि उनका बड़ा पुत्र थे। और उन मुस्लिम महिलाओं को कहते हैं कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे शिविर में हैं और आप सुरक्षित हैं और आप मेरी माता और बहन के समान है, ठीक है। तो इस हिसाब से यह देखा गया कि आपका अब्दुल रहीम खान खाना जो है महाराणा प्रताप के ऐसा व्यवहार को देखकर, ऐसा व्यक्तित्व को देखकर काफी प्रसन्न होता है और वह कहता है एक बात, क्या कहता है कि तुम्हारा क्षेत्र सदा बरकरार रहेगा, ठीक है, तुम्हारा क्षेत्र सदा बना रहेगा, ठीक है। यानी ये तो धार्मिक स्वभाव का इंसान था ही, तो अकबर का व्यक्तित्व को और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को बड़ी बारीकी से समझ जाता है कि एक अकबर जो है अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, किसी भी हद तक जाने के लिए वह तैयार है। और वहीं आपका महाराणा प्रताप जो है कि अपने व्यक्तित्व में इतना निखार लाते हैं कि वो चाहते हैं कि इन सब महारानियों को अपने शिविर में रखकर बार्गेनिंग कर सकते थे अकबर से, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसा करते नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात आगे और भी जानते हैं। अकबर के समर्थक के द्वारा, यानी अकबर का जो भी शुभचिंतक थे, उसके द्वारा एक और युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध को हम लोग कहते हैं आपका गोगुंदा का युद्ध, ठीक है।
गोविंदा का जो युद्ध है ये कौन लड़ता है आपका? बदायूं खान, बदायूनी खान। ये बदायूनी खान जो थे ये कौन था आपका? तो ये अकबर का इतिहासकार था। अकबर का इतिहासकार ये आपका एक किताब भी लिखता है, ठीक है। उस किताब का नाम था आपका मुंतखब। मुंतखब, देखिए थोड़ा किताब का नाम थोड़ा अजीब गजीब है। मुंतखब उन तवारीख, ये किताब का नाम है, जो कि इस किताब में आपका हल्दी घाटी का युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग, जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में शामिल होते हैं तो इस युद्ध में क्या होता है? भगदड़ मच जाता है, ठीक है। भगदड़ मचने के पश्चात सारा सैनिक भागने लगते हैं, ठीक है। माने यानी देखा गया कि मुगल शासक में कुछ ऐसे भी सैनिक थे जो कि महाराणा प्रताप को अब तक देखे नहीं थे, सिर्फ उनका नाम सुने थे। तो ये इस युद्ध में, गोविंदा का जो युद्ध है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप शामिल होते हैं और उनकी तलवारबाजी, घोड़सवारी, युद्ध नीति को देखकर मुगल सेना में खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाता है। तो अकबर का सैनिकों में एक सैनिक था जिसका नाम था आपका मुहत्तर खां अकबर। सॉरी, अकबर नहीं होगा, मुहत्तर खां ही होगा, ठीक है। तो मुहत्तर खां जो है ये झूठी न्यूज फैलाता है। क्या फैलाता है कि भागो मत अकबर जो है पीछे से एक बड़ी सेना लेकर, काफी बड़ी सेना लेकर हमें इस युद्ध में बचाने के लिए या हमारा साथ देने के लिए अकबर आ रहे हैं, यानी सम्राट अकबर जो है वो आ रहे हैं, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह देखा गया अकबर उदयपुर पर अपना अधिकार भी जमाता है, ठीक है, उदयपुर पर, और अपना अधिकार जमाकर क्या करता है, इसका नाम बदल देता है। उदयपुर का नाम बदलकर इसका नाम रखता है आपका मोहम्मदाबाद नाम रखता है और अकबर वहां से चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध होता है इसका परिणाम क्या निकलता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो देखिए परिणाम ये होता है आपका कि लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय भावना जन्मता है, ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग, सीमित संसाधन में लड़ने का शिक्षा प्राप्त होता है, सीमित संसाधन में लड़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं महाराणा प्रताप आपका साम्राज्यवाद के विरोध आवाज उठाते हैं, ठीक है। अब महाराणा प्रताप जो अकबर को नाक में दम कर देते हैं, तो युद्ध में सफल क्यों होते हैं महाराणा प्रताप? तो युद्ध में सफल होने का कारण ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए युद्ध में सफल होने का कई कारण था। पहला कारण ये था, महाराणा प्रताप कौन सा युद्ध नीति का प्रयोग करते थे? तो गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग, यानी गोरिल्ला युद्ध नीति यानी छापामार युद्ध नीति। इस युद्ध नीति का उपयोग आपका शिवाजी भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं,
जो मुगल शासन के अधीन जो प्रांत था, मुगल शासन के अधीन जो प्रांत था, वहां का खरीफ फसल को जला देते हैं, खरीफ फसल को नष्ट कर देते हैं। ताकि जब मुगल शासक है या मुगल सेना जब उस प्रांत में आए तो उसे खाने के लिए अनाज तक ना मिले। कुआं को बंद कर देते हैं, कुआं को बंद कर देते हैं। ठीक है, किसान उस प्रांत से निकल जाते हैं, किसान उस प्रांत में खेती तक नहीं करते हैं। यानी जो प्रांत आपका मुगल शासन के अधीन था, उस प्रांत में किसान जो है खेती तक नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुगल शासक जब वहां पर आएंगे तो उन्हें अनाज की प्राप्ति नहीं होगा, जल की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर से छापा मार या गोरिल्ला युद्ध नीति का सामना करना पड़ेगा। तो मुगल शासक जो है वहां ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब आपका तरीका था। ठीक है, महाराणा प्रताप का युद्ध लड़ने का। तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप द्वारा किया गया कार्य। ऐसा नहीं महाराणा प्रताप केवल युद्ध ही करते थे, महाराणा प्रताप कई कार्य भी किए थे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप जब कार्य कर रहे थे तो उसमें मुगल शासक जो है कहीं ना कहीं बाधा भी बन रहे थे। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध जो कि 4 प्रांत से लड़ा गया था। दिवेर का युद्ध कौन कौन प्रांत था आपका? तो ये प्रांत आपका देवल, ठीक है, देवारी, देसूरी और दिवेर, ये 4 प्रांत से लड़ा गया था। इसमें भाग कौन लिया था? तो इसमें लिया था भाग आपका सुल्तान खान, भाग लिया था इसमें। ठीक है, और अकबर द्वारा अंतिम युद्ध देखा गया तो वो था आपका जगन्नाथ कछवा का युद्ध, जो कि आपका 1885 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जो कि अकबर द्वारा यह अंतिम युद्ध था। इसके पश्चात अकबर युद्ध नहीं करता है और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप मरने से पहले चित्तौड़ को अकबर के अधीन से निकाल लेते हैं। यानी महाराणा प्रताप को यह देखा गया कि महाराणा प्रताप मरने से पहले चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप द्वारा कई कार्य भी किया गया था। इन्होंने झलरा तालाब, नीलकंठ मंदिर यानी शिव भगवान का मंदिर, शिव का मंदिर, और चामुंडा मंदिर यानी माँ दुर्गा का मंदिर का निर्माण करते हैं। इन सारा चीजों का निर्माण करते हैं
और यहाँ देखा गया कि चामुंडा चामुंडा से यह आर्ट और कला, आर्ट एंड कल्चर, कल्चर का विकास भी करते हैं। जिसमें चित्रकार जो था आपका नासरुद्दीन था, चित्रकार जो है आपका तो नासरुद्दीन था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आर्ट कला का भी विकास होता है आपका महाराणा प्रताप के समय। अब महाराणा प्रताप वीर गति प्राप्त करते हैं आपका तब करते हैं आपका 29 जनवरी 1597 ईस्वी में। ठीक है, जो कि आपका कितना वर्ष तक शासन किए थे, आपका 25 वर्ष तक शासन किए थे। तब इनका उम्र क्या था आपका, तो इनका उम्र था 56 साल। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने महाराणा प्रताप के जीवनी से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।